Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the family of curve and orthogonal trajectory. So basically बात करते हैं यहाँ पे जो भी हमारे पास में कर्व गिवन होता है यानी कि जो सरफेस का कर्व गिवन होता है जो सरफेस का इक्वेशन गिवन होता है दैट इज बेसिकली एफ ऑफ एक्स आई। एफ ऑफ एक्स आई को हम यहाँ पर इम्प्लिसिट इक्वेशन कहते हैं क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स आई आगे एक्स आई जो होता है वो किसी यू आई पर डिपेंड करता है, सॉरी यू अल्फा पर डिपेंड करता है और दैट इज ये इसका इम्प्लिसिट इक्वेशन होता है और ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है जहाँ पे यू आई जो होता है यानी कि जो यू अल्फा है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम पैरामीटर टी। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट इक्वेशन होता है और ये इनके पैरामीट्रिक इक्वेशन होते हैं फॉर सरफेस और ये सरफेस पे जो कर्व होता है उसकी इक्वेशन होती है। हाँ, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगी एक्स आई यू अल्फा। तो दैट इज let xi is equals to xi u alpha be the equation of the given surface। आपको एक सरफेस गिवन है एंड अ कर्व ऑन द सरफेस में बी रिटन एज लाइक दिस। आपको पता है जो कर्व की इक्वेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, यू अल्फा इज इक्वल्स टू यू अल्फा ऑफ टी, जहाँ पे टी जो होता है वो क्या होता है, इसका एक पैरामीटर होता है। ओके, तो इस टाइप से हम इसके ऊपर अपना कर्व ऑन द सरफेस को हम इस टाइप से लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। If del u1 over del t equals to not equals to 0, it means हम 1 ले रहे हैं, फर्स्ट का ले रहे हैं, then we can say that we can solve u1 equals to u2। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेसिकली डेल बाई डेल टी अगर मैं इसका पैरामीटर लेता हूँ तो हम इसको u1 फर्स्ट टाइम लाइक u1 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली u2 लेंगे तो u2 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं फॉर टी के रेस्पेक्ट में हम इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं। नाउ हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें फैमिली ऑफ कर्व निकालना है। फैमिली ऑफ कर्व से मतलब है तो ना कर्व की फैमिली क्या होगी इसके बारे में बात करना है। बेसिकली टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, किसी फंक्शन फाई का यू वन के, टी इज नथिंग बट फाई ऑफ यू वन। यू वन आप एक पर्टिकुलर फंक्शन ले रहे हैं इसके इक्वल हो जाएगा इफ दिस वैल्यू ऑफ टी इज सब्सटीट्यूटेड इन यू टू। बेसिकली यू टू के केस में जब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि यू टू इक्वल्स टू यू टू ऑफ टी होगा, देन वी गेट यू टू इक्वल्स टू साइन ऑफ यू वन। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम क्या पुट कर रहे हैं ध्यान से समझना, टी इक्वल्स टू पाई ऑफ यू वन हम पुट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पुट कर रहे हैं इसको यू टू इज इक्वल्स टू यू टू ऑफ पाई यू वन, जिसको हमने कह दिया है दिस इज नथिंग बट यू टू इक्वल्स टू साइन ऑफ यू वन हो जाएगा। तो हमने यू वन की फॉर्म में रख दिया है सबको। Equation of the curve, it means the equation of the curve of the surface can be written as the f u1 u2 equals to 0। तो यहाँ से आपने जो u1 और u2 के जो निकाले वैल्यू है, यहाँ से u1 is nothing but u1 of t, u1 is nothing but u1 of t and u2 is phi of u1। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं, जहाँ पर ये जो होता है आर्बिट्री फंक्शन है, लाइक f is nothing but f is आर्बिटरी फंक्शन। ओके, तो इस टाइप से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे फॉर अ गिवन u1 u2 इफ c इज डिफरेंट, c अलग अलग है, देन वी विल ऑब्टेन अ फैमिली ऑफ द कर्व। फैमिली ऑफ द कर्व का मतलब होता है जैसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम यहाँ पर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, इट इज जस्ट अ सर्कल। और अगर मैं इसको फैमिली ऑफ सर्कल बनाना चाहता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब आप टी की हर वैल्यू को चेंज करोगे तो आपको क्या होगा, सेंटर पर बनने वाले सर्कल का फैमिली मिलेगा। एक बार रेडियस 1 हो गई, रेडियस 2 हो गई, रेडियस 3 हो गई, तो क्या मिलेगा, हर बार आपको उसी टाइप का एक डिफरेंट टी के साथ आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ कर्व। एक ही सेंटर इसका फिक्स रहेगा लेकिन रेडियस चेंज होगी तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का आपको फैमिली ऑफ कर्व मिल जाएगा। So a family of curve on the surface f u1 u2 equals to c where c is an arbitrary constant, then f of x alpha equals to c where alpha varies from 1 to 2। Now its differential equation is, इसका जो differential equation बनेगी उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, डेल 1 f du1 प्लस डेल 2 f du2। और बेसिकली यहाँ पे इस डेल का मतलब क्या हो जाएगा कि आपने इस फंक्शन का u1 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है और डेल 2 का मतलब हो जाएगा इस फंक्शन का
u2 के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव किया है, ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व ऑन द सरफेस। सरफेस क्या लिया है हमने यहाँ पर, सरफेस हमने लिया है एक्स आई इक्वल्स टू एक्स आई ऑफ यू एल्फा। इस पर बनने वाले फैमिली ऑफ कर्व का ये इक्वेशन हो जाएगा, जो कि बनेगा आपके पास में ये डी अल्फा डी सॉरी डेल अल्फा एफ ऑफ डी यू अल्फा। ठीक है, डी यू अल्फा इज इक्वल्स टू 0, इट इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ओके, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसके इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम आगे यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ स्पेशल टेंसर के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो स्पेशल टेंसर क्या होता है, वी डिफाइन अ टेंसर क्वांटिटी इन अल्फा बीटा। वी डिफाइन टेंसर क्वांटिटी इन एप्सिलॉन अल्फा बीटा एंड एप्सिलॉन अल्फा बीटा। इस फॉर्म में हम लिखते हैं एज फॉलो। तो वो स्पेशल टाइप के टेंसर कौन कौन से होंगे, देखो एप्सिलॉन 1 1 इक्वल्स टू 0 और एप्सिलॉन 1 1 भी 0 होता है। ठीक है, सिमिलरली एप्सिलॉन 1 2 इक्वल्स टू 1 एंड एप्सिलॉन 1 2 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली एप्सिलॉन 2 1 इक्वल्स टू 1 सॉरी -1, ओके, एंड एप्सिलॉन 2 1 इक्वल्स टू -1। एप्सिलॉन 2 2 इक्वल्स टू 0 एंड अगेन एप्सिलॉन 2 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या मतलब हो गया, इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, एप्सिलॉन आई जे इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे होगा, और वी कैन से दैट आई लेस देन जे होगा, एंड -1 हो जाएगा व्हेन आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा, 0 हो जाएगा व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे, सॉरी आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे हो जाएगा, उस टाइम पर उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इस स्पेशल टाइप के आंसर्स की बात हम यहाँ पर करते हैं। ओके, ना अब जो फैमिली ऑफ कर्व हमने पढ़ा है, उस फैमिली ऑफ कर्व पे अगर मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बात करता हूँ तो वो कैसे फाइंड करता है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम बाद में जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का, और इससे रिलेटेड एक थ्योरम हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या होती है, फॉर अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व देयर एग्जिस्ट अ सेकंड फैमिली ऑफ called orthogonal trajectory such that at every point the two curves gone from each other orthogonally एक दूसरे को कट करते हैं। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इट इज ए सर्कल। ओके, ये एक सर्कल गिवन है, और ये सर्कल इसकी फैमिली, इसमें में सर्कल कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है उनका अगर मैं फैमिली ऑफ कर्व बनाता हूँ यहाँ पे, तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये लाइक दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और उसका फैमिली ऑफ कर्व यहाँ पर बन रहा है। एक और सर्कल बना देते हैं। ओके, तो ये फैमिली, ये क्या हो गया आपको, फैमिली ऑफ सर्कल विद सेंटर एट 0 0, इसका ये सर्कल बन गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर हम अगर इसके लाइन को ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, तो वो लाइन क्या होगी, अगर मैं कोई भी लाइन को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस तरफ से, तो वो सारी लाइन क्या होगी, उस कर्व के हर एक पॉइंट पर, उस कर्व के हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी, ऑर्थोगोनल होगी। इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगी। कैसे परपेंडिकुलर होगी, देखो हर पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ, दिस इज वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स लाइन, और दिस इज सर्कल ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों पॉइंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब क्या हो गया, वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ओके, इस टाइप से हम क्या कहते हैं,
दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सर्कल का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए आपको dy बाई डी एक्स को रिप्लेस करना होता है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से, और फिर उसको इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर यहाँ पर गिवन है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स बाई वाई। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। इसको मैं रिप्लेस करूंगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स बाई वाई। इसका क्या करना है आपको, सिंपल डिफरेंशिएशन कर सॉरी इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। दैट इज नथिंग बट डी एक्स ओवर एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई ओवर वाई। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ सी। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट x इज इक्वल्स टू, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू सम x बाई सी, और आई कैन राइट इट इज नथिंग बट y इज इक्वल्स टू mx। तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो फैमिली ऑफ कर्व होगा वो क्या मिलेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो क्या ध्यान रखना आपको, ये एक जो कंडीशन होती है इसकी, ये वाली कंडीशन, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे पास में थ्योरम। थ्योरम सेज दैट द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द कर्व of the equation a alpha du alpha equals to 0 are integral curve of the epsilon alpha gamma g alpha beta a gamma du beta equals to 0। मतलब इंटीग्रल कर्व का मतलब होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन वो बनाएगा। तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी वो होगा, तो हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आपको मैं इसका इसको लिखने का तरीका भी बता दूंगा कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। So let u alpha is equals to u alpha t be the curve on the family of, जो भी सरफेस गिवन है, फैमिली, जो क्या फैमिली क्या गिवन है हमको यहाँ पर, a अल्फा डी यू अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट, किसी पॉइंट p पर। ओके, कोई पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, वो पॉइंट हमने यहाँ पे p कंसिडर कर लिया। लेट अनदर कर्व सी बार, इसको हम सी बार से डिनोट कर रहे हैं, और उसको हम लेंगे यू बार इक्वल्स टू यू बार बीटा ऑफ टी बिलोंग्स टू द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी इसकी, जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, कहाँ से निकल रही है, किसी पॉइंट पी पर। तो कैसे समझ सकते हैं, ये सर्कल है, इस सर्कल को भी गिवन है, जैसे यहाँ पे सर्कल गिवन है, यहाँ पर ए अल्फा डी यू अल्फा गिवन है। इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे दूसरा कर्व हमने यू बार ये लेट कर लिया। ठीक है, तो यू बार इक्वल्स टू बीटा टी ये हो जाएगा। अब बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम उसको थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। हम इसको बार नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू इज इक्वल्स टू यू बीटा टी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, लेट लेट डी यू अल्फा एंड डी यू बार बीटा आर टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट P along C एंड C बार। तो जो C एंड C बार हमने कर्व लिए हैं उनके अलॉन्ग ये टेंजेंट वेक्टर होंगे। हमें पता है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से, बाय फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। तो जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म होती है दैट इज जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इज फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का गिवन है, गिवन कर्व C is equals to A alpha du alpha is equals to 0. So I can write it is nothing but A1 because alpha is equals to 1 and 2. A1 du1 plus A2 du2 is equals to 0. I can write it is in an integral form, integral equation, sorry, integral curve or like differential equation, that is u1 over a2 is equals to minus du2 over a1, I say that is equals to some rho.
So now we can substitute that d1 is equals to row of A and du2. Okay, du1 equals to row of A2 and du2 equals to minus row of A1 is equals to this is equation number I say 2. Okay, this is equation number 2. Now क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो हमने इक्वेशन फाइंड किया है बेसिकली that is g alpha beta du alpha du बार बीटा इक्वल्स टू 0. इसको हम बार लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि हम उसको u बार से डिनोट कर रहे हैं बीटा वाले जो इक्वेशन है उसको. तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम बीटा को एज इट इज रखेंगे u1 मतलब किसी एक को उसके अंदर पुट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, दैट इज g1 बीटा du1 प्लस g2 बीटा du2. देखिए हमने अल्फा की वैल्यू को वेरी करवाया यहाँ से 1 से 2 du बार बीटा एज इट इज है. हमारे पास में यहाँ पर वैल्यूज है, किसकी वैल्यू है, du1 एंड du2 की वैल्यूज है. तो वो क्या हो जाएगा, g1 बीटा सॉरी क्या हो जाएगा, रो इंटू A2 माइनस g2 बीटा, ये क्या हो जाएगा रो इंटू A1, यहाँ प्लस लगा दो यहाँ पे माइनस आएगा. तो ये हो जाएगा du बार बीटा इक्वल्स टू 0. तो हमने जस्ट क्या कर दिया, उनके डेरिवेटिव्स को रिप्लेस कर दिया, वैल्यूज फाइंड कर दिए. तो डेरिवेटिव को रिप्लेस किया है तो ये क्या बन जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में इसको सिंप्लीफाई करने पर जो एक स्पेशल टाइप का टेंसर आपको यहाँ पर मिलेगा, स्पेशल टाइप का फॉर्म आपको यहाँ पर मिलेगा. वो फॉर्म कैसा होगा, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, रो कॉमन आ जाएगा और वो 0 हो जाएगा. दैट इज g1 बीटा माइनस g1 बीटा इंटू A2 माइनस g2 बीटा इंटू A1 du बार बीटा इज इक्वल्स टू 0. जब हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, g अल्फा बीटा हो जाएगा. ओके, फिर यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन अल्फा गामा एंड ए गामा. ए गामा चेंज होगा 2 और 1 के साथ में और टेंसर इसके साथ में आएगा. दैट इज बेसिकली हमने डिस्कस किया था अभी 1 2 2 1 वगैरह, इनकी वैल्यू क्या होती है 1 -1 और होती है. जब यहाँ पर गामा 1 1 होगा तो उस टाइम पे +1 हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगी. यहाँ पे हमने वैल्यू कैलकुलेट किया ना इसकी, यहाँ पर ये देखो 0 हो जाएगी. और जब 1 2 और 2 1 होंगे, ये 1 2 तो +1 आएगा और 2 1 होगा -1 आएगा. यहाँ पर माइनस है इसलिए 2 1 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर +1 है इसलिए यहाँ पे 1 2 आ जाएगा. इस टाइप से टेंसर को भी, टेंसर के फॉर्म में भी इसको जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे. टेंसर का यूज उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस साइन को शो करने के लिए हो जाएगा. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यू बार बीटा इक्वल्स टू 0. और सिंपली यू कैन राइट जी अल्फा बीटा एप्सिलॉन अल्फा गामा ए अल्फा डी यू बीटा. बाहर जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए था. तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ये क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ गिवन कर्व दैट इज ए अल्फा डी यू अल्फा इज इक्वल्स टू 0. तो ये उसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी स्टेप्स हम फाइंड कर दिए हैं यहाँ पे. आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ कोऑर्डिनेट कर्व. तो कोऑर्डिनेट कर्व की ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो कोऑर्डिनेट कर्व बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में मैंने आपको बताया था, एक होता है u1 कोऑर्डिनेट कर्व और एक होता है u2 कोऑर्डिनेट कर्व. तो जब हम u1 कोऑर्डिनेट कर्व की बात करते हैं तो u2 कांस्टेंट होता है और u2 कोऑर्डिनेट कर्व की बात करते हैं तो वहाँ पे u1 कांस्टेंट होता है. तो पहला केस हम ले रहे हैं जहाँ पे u1 कांस्टेंट है. इट मीन्स ये कौन सा कर्व होगा, u2 कोऑर्डिनेट कर्व यहाँ पर मिलेगा आपको. दिस इज नथिंग बट u2 कोऑर्डिनेट कर्व. इसका क्या मतलब है u2 कोऑर्डिनेट कर्व का, देखो ये इस टाइप से बनता है. u2 कोऑर्डिनेट कर्व का मीनिंग क्या हो जाएगा कि आपके पास में यहाँ पर ये u1 हो जाएगा, सॉरी ये u2 हो जाएगा और ये u1 हो जाएगा. ओके, मतलब क्या हो जाएगा, एक जो है वो एक को कांस्टेंट करके फिर दूसरा वाला को बनाया जाता है, एक को कांस्टेंट रख के फिर दूसरे वाले के साथ में काम किया जाता है. u2 कोऑर्डिनेट कर्व का मतलब हो जाएगा u1 कांस्टेंट रहेगा एक ही वैल्यू पे, जैसे ये
दिस इज U2 कोऑर्डिनेट कर्व। U2 वेरी हो रहा है लेकिन U1 आपके पास में क्या है, सिंगल। इस टाइप से ये जो कर्व बने इसको हम क्या कहेंगे, U2 कोऑर्डिनेट कर्व, और फिर इसमें U1 कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, du1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयर विद इंटीग्रल इक्वेशन, सॉरी इंटीग्रल कर्व। इंटीग्रल कर्व का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। इंटीग्रल कर्व किसका निकाल रहा है, ए अल्फा डी यू अल्फा इज इक्वल्स टू 0, दैट इज a1 du1 प्लस a2 du2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर करेंगे तो du1 0 आ रहा है, इट मीन्स a1 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस टाइप से हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट 1 है, बाकी a2 का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। नाउ दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ a alpha du alpha is equals to 0 is epsilon alpha gamma g alpha beta a gamma du बीटा इज इक्वल्स टू 0। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गामा 1 एंड 2 के लिए। तो गामा 1 एंड 2 के लिए बात करेंगे तो दिस विल बी एप्सिलॉन अल्फा 1 जी अल्फा बीटा a1 du बीटा प्लस, फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डी यू बीटा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल प्लस एप्सिलॉन अल्फा 2, ये हो जाएगा यहाँ पर a2, और ये कॉमन आ जाएगा डी यू बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1, क्योंकि a2 का वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा डी यू बीटा इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो जी अल्फा बीटा du beta equals to 0 is the orthogonal trajectory of, ये क्या हो जाएगी बेसिकली, दिस इज द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ u2 कोऑर्डिनेट कर्व। u2 कोऑर्डिनेट कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको इस टाइप से मिल जाएगा। सेम इसी टाइप से हम u1 कोऑर्डिनेट कर्व का भी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, d2 को कंपेयर करेंगे किससे, a अल्फा du अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a1 du1 प्लस a2 du2 इक्वल टू 0। इट मीन्स a1 is equals to 0 and a2 equals to 1. So the orthogonal trajectory of a alpha du alpha is equals to 0 is epsilon alpha gamma a gamma g alpha beta du beta is equals to 0. सो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 1 अल्फा 1। ओके, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अल्फा 1 a1 जी अल्फा बीटा प्लस जी अल्फा बीटा भी कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस एप्सिलॉन अल्फा 2 a2, दिस विल बी a2 एंड जी अल्फा बीटा du बीटा इक्वल्स टू 0। a2 का a1 का वैल्यू यहाँ से 0 है, सो इट विल बी एप्सिलॉन अल्फा 2 a2 जी अल्फा बीटा u बीटा इक्वल्स टू 0। ये कांस्टेंट है और a2 का वैल्यू 1 है यहाँ पर, सो दिस विल बी g alpha beta is equals to into u beta is equals to 0. This is the orthogonal trajectory of u1 coordinate curve. This will be the orthogonal trajectory of u1 coordinate curve. इस टाइप से हम इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो ये इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपको सेम मिल रहा है, चाहे u1 कोऑर्डिनेट कर्व हो चाहे u2 कोऑर्डिनेट कर्व हो। अब हमारे पास में थ्योरम होती है। थ्योरम ये कहती है कि द टू फैमिली ऑफ इंटीग्रल कर्व, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आ रहा है उस इक्वेशन का, पी अल्फा बीटा डी यू अल्फा इंटू डी यू बीटा इक्वल्स टू 0 आर ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। हमें इनको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो
सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, गिवन क्या है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या गिवन है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, पी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा इक्वल्स टू जीरो। मतलब अल्फा बीटा जो होंगे वो क्या होंगे, वेरी करेंगे 1 से 2 के बीच, ये रेंज होगी, अल्फा भी 1 2 होगा, बीटा भी 1 2 होगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास में कुछ इस टाइप से इक्वेशन बनेगी, हम इसको हम थोड़ा ओपन करके लिखते हैं। वी विल राइट एज P11 du1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों du1 हो जाएंगे, प्लस P12 ये हो जाएगा du1 du2 प्लस P21, तो ये क्या हो जाएगा, P21 लिखेंगे तो ये हो जाएगा du2 du1 प्लस क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा P22 इक्वल्स टू du2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से du2 का डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन के अंदर, du2 का डिवाइड करेंगे तो P11 ये हो जाएगा du1 ओवर du2 का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P12 प्लस P21, du2 का डिवाइड कर रहा है तो ओनली du1 रिमेनिंग रहेगा यहाँ पर, ओके। और du1 रिमेनिंग रहेगा, लेकिन du2 स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं ना हम, तो यस du2 स्क्वायर का डिवाइड कर रहा है तो du2 रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में हम du2 के स्क्वायर का डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। तो du2 के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो du2 कैंसिल और du2 डिवाइड में आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, दिस विल बी P22 इक्वल्स टू 0, मतलब एक टर्म यहाँ पर फ्री हो जाए। ऐसा क्योंकि अभी पता लगेगा। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, लेट दी डायरेक्शन गिवन बाय इक्वेशन 1 इज डी वी अल्फा एंड डी डब्ल्यू अल्फा। दो डायरेक्शन हमने कंसिडर कर ली। मतलब क्या हुआ, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसकी डायरेक्शन इसके रूट्स हो जाएंगे, दीज आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 की डायरेक्शंस हो जाएंगे या फिर उसके रूट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अगर कोई रूट होते हैं तो उसको हम कैसा लिखते हैं, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन नंबर 2 अल्फा मीन्स डी वी अल्फा प्लस डी डब्ल्यू अल्फा, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, इनके रूट्स जो होंगे ये डायरेक्शन होंगे तो रूट्स को हम इस टाइप से लिखेंगे, यस इसके जो रूट्स होंगे ना ये रूट्स नहीं होंगे, ये डायरेक्शन हो जाएगी, रूट्स जो होंगे उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, बेसिकली डी वी अल्फा, और अल्फा वी है तो इसका मतलब डी V1 ओवर डी V2 एंड डी W1 ओवर डी W2। तो क्या हो जाएगा, डी V1 अपॉन डी V2 प्लस डी W1 अपॉन डी W2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये दैट इज P21 प्लस P12 डिवाइड बाई ए मीन्स P11। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे रूट का। तो जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दैट विल बी डी V1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा डी V1, सो डी V1 अपॉन डी V2 इंटू डी W1 अपॉन डी W2 इज इक्वल टू P22 अपॉन P11, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिया। वैसा क्यों किया, आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेट दी टू डायरेक्शन विल बी ऑर्थोगोनल, हमें इसका ऑर्थोगोनल से बात करना, ऑर्थोगोनल फाइंड करना। इफ जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा इक्वल्स टू 0, ये हमें पहले से पता। तो क्या हो जाएगा, इसको हम वापस इन कॉम्पोनेंट फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। तो G11 अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, DU1 और
W1 अलग अलग है। फिर क्या हो जाएगा G12 DV1 DW2 प्लस G21 DV2 DW1, चेंज होगा, एक बार U1 होगा तो W2 होगा, इस टाइप से, प्लस G22 DV1 DW सॉरी DV2 DW2 इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसके अंदर V2 W2 का, V2 W2 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा G11, ये बन जाएगा DU1 अपॉन DU, सॉरी U लिख रहा हूँ मैं, B होगा ये, तो क्या हो जाएगा DV1 अपॉन DV2, ये हो जाएगा DV1 अपॉन DV2 इंटू DW1 अपॉन DW2। इन दोनों में से हम कॉमन तो नहीं ले सकते, सिंपल लिख देंगे, तो D12 जब आप डिवाइड करेंगे W2 का डिवाइड करने पे तो ये ऐसा बन जाएगा DW1 W2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा V2 प्लस यहाँ से ये क्या हो जाएगा G21 और ये हो जाएगा DW2 ओवर W2, V वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये V2 DV2 यहाँ पर अवेलेबल है। G22 क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि G12 इक्वल्स टू G21 इक्वल होता है, क्योंकि हम मैट्रिक्स जब फाइंड करते हैं तो G11 G21 सॉरी 12 G21 और G22 जब लिखते हैं दैट इज नथिंग बट G11 इंटू G22 माइनस G12 का स्क्वायर लिखते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मैट्रिक्स यहाँ पर बनता है। इन सब की वैल्यूज हमारे पास में है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे G11 DV1 V2, similarly DW1 DW2 plus this will be G12 और इक्वल है ना तो इसको G12 ही लिखेंगे, तो G12 एंड दिस विल बी DV1 DV2 प्लस DW1 सॉरी 1 होगा DW1 ओवर DW2 प्लस G22 इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या हो गया सम हो गया और ये क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया ऑफ ट्रूथ्स, इनकी वैल्यूज हमने निकाल रखी है, उस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो दिस विल बी G11। मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है P22 ओवर P11, तो क्या हो जाएगा ये P22 अपॉन P11 प्लस G12 इट इज P12 प्लस P21 अपॉन P11 प्लस G22 इक्वल्स टू 0। हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना, तो जस्ट ऑन सिंप्लीफाइंग, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको G11 P22 प्लस P11 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा G12 और ये माइनस लिख देंगे हम यहाँ पर, दिस इज माइनस P12 प्लस P21 प्लस G22 इंटू P11 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 5। नाउ यहाँ से हमारे पास में फॉर्मूला होता है G अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू को फैक्टर ऑफ G अल्फा बीटा इन G डिवाइड बाई G। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन सभी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ये हमारे पास में G होता है G11 G12 G21 G22। अगर मैं यहाँ पर G11 रखता हूँ तो G11 का कोफैक्टर इसके अंदर क्या होगा, इसका कोफैक्टर ऑफ G11 इसका कोफैक्टर G22 हो जाएगा, तो दिस विल बी G22 अपॉन G। सिमिलरली हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे G22 अपॉन G और यहाँ पर ध्यान रखना G इज नथिंग बट G11 G22 माइनस G21 का स्क्वायर हो जाएगा। G12 की बात करेंगे, G12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी माइनस ऑफ G21 अपॉन G, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे चलता है। सिमिलरली याद करता हूं मैं यहाँ पे G22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा G11 अपॉन D सॉरी G और G21 का क्या हो जाएगा G12 ओवर G। इस टाइप से हम इसका वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो उन सभी वैल्यूज को हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ये जो
वैल्यूज़ लिखिए, इनके साथ में रख देंगे। तो यहाँ से किस क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो G11 इक्वल्स टू G22 इंटू जी, यहाँ से क्या हो जाएगा G12 इक्वल्स टू G21 इंटू जी। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी G22 इक्वल्स टू जी इंटू G11, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो G21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी इंटू G12। तो ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 5। ये सब इक्वेशन नंबर 5 में रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, G22 P22 प्लस G12 P12 प्लस G21 P21 प्लस G11 P11 इक्वल्स टू 0। G12 इक्वल्स टू G21 एक ही चीज़ है, आप इसको सिंपल फॉर्म लाइक सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, G अल्फा बीटा P अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, दिस विल बी द कंडीशन। और ये ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी तब होगी जब आपके पास में कंडीशन होगी। आई होप आपको पूरा जो थ्योरम और इसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया ऑर्थोगोनल ट्रांजैक्टरी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।